Hello and welcome you all again in your history class. So it is the third part and the conclusive part of the revolt 1857. So 1857 का ये conclusive part है. इसके पहले दो जो parts मैंने बताए थे, तो पहले part में मैंने आपको causes बताया था और second part में मैंने outbreak और इसका expansion बताया था and the suppression of revolt बताया था. तो आज की हम इस section में हम देखेंगे कि what are the responsible causes for the failure of the first वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी रिवॉल्ट 1857 के फेल होने के कौन कौन से कारण थे एंड आफ्टर द रिवॉल्ट व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस. तो इंडिया के लिए कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आगे आफ्टर द वॉर, उसका रिजल्ट क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं. देन द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट और द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. So I have divided these causes in the 7 parts. And the first cause is the limited nature and regions. तो यानी कि अगर देखें तो इस जो रिवॉल्ट हुआ था, ये जो म्यूटिनी हुई थी, इसका नेचर क्या था, ठीक है, या नेचर ये किस हद तक रिवॉल्ट के तौर पर था या किस हद तक ये बड़े पैमाने पर फैल सका कि नहीं फैल सका. चलिए तो देखिए, तो लिमिटेड नेचर एंड रीजंस अगर देखें तो ये जो बेसिकली म्यूटिनी या जिसको हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोल रहे हैं, रिवॉल्ट बोल रहे हैं, ये लिमिटेड रीजंस में ही रह गया था. यानी कि पूरे इंडिया में डेक्कन पार्ट में बिल्कुल नहीं पहुंच पाया था, ठीक है, और डेक्कन का अगर सपोर्ट मिलता तो नो डाउट ये रिवॉल्ट हो सकता था कि इसका रिजल्ट कुछ और ही होता. तो इसलिए ये लिमिटेड रीजन्स तक ही फैल सका. अगर आप देखें तो आपके कुछ पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया, कुछ पार्ट आपका सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया तक ही ये फैल सका. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फेलियर रीजन था कि डेक्कन के जितने भी प्रोविंसेस थे उनके रूलर्स का बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं मिला और आगे चलकर ये रिवॉल्ट सप्रेस आसानी से कर दिया जाता है, इसलिए ये फेल भी हो जाता है. सो मोस्ट ऑफ द रीजन वेर नॉट फेवर्ड और कॉपरेट इन दिस रिवॉल्ट 1857, मेनली डेक्कन एरिया, ठीक है. एंड द सेकंड इज लैक ऑफ लीडरशिप. लैक ऑफ लीडरशिप की बात करें तो कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जो एक थ्रू आउट पूरे भारत में या पूरे रीजन्स को लीड करता. तो कोई भी ऐसा रूलर नहीं था. अगर हम बहादुर शाह सेकंड की बात करते हैं तो खुद 80 साल का हो गया था और उसके एवज में बख्त खान ने लीड किया था, लेकिन वो भी केवल दिल्ली के रीजन में. अगर आप देखें, अगर ये सारे कोऑर्डिनेट होकर और कोऑपरेट करके एक तरीके से लीडरशिप प्रोवाइड करते, एक कोई ऐसा पर्सन होता हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेड द रिवॉल्ट थ्रू आउट द इंडिया, तो स्थिति कुछ और होती. बट छोटे छोटे नेतृत्व प्रदान किए, अब वो चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे तात्या टोपे हो, चाहे नाना साहिब हो, चाहे बहादुर शाह बख्त खान हो और या चाहे कुंवर सिंह हो. तो इन सब ने अपने अपने पार्टिकुलर रीजन में छोटे छोटे नेतृत्व प्रोवाइड किए, जिसमें उनके नेबरिंग जो प्रोविंसेस थे उनका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था. तो इसलिए बिना किसी एक लीडरशिप के तो कोई भी एक इफेक्टिव लीडरशिप, एफिशिएंट लीडरशिप नहीं थी, जिसकी वजह से इसकी कमी के कारण ये रिवॉल्ट सप्रेस आसानी से किया जा सका. देन द थर्ड इज नो मैच फॉर द ब्रिटिश जनरल. अब आप देखें तो पहली बात तो लीडरशिप छोटी छोटी, कोई भी इफेक्टिव ऐसा लीडर नहीं था जो थ्रू आउट द पूरे रिवॉल्ट को आगे लेकर लेड करता. और उसके साथ अगर देखें एज कंपेयर टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स और द ब्रिटिश जनरल, उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट थी, उनके पास अच्छी स्किल्स थी, टेक्निकल स्किल्स थी उन वेपन्स को चलाने की, देन अच्छी वारफेयर स्ट्रेटजीज थी. लेकिन अगर हम इंडियन रूलर्स की बात करें, उस समय रिवॉल्यूशनरीज की बात करते हैं, रिबेल्स की, तो उतने उनके पास स्किल्स नहीं थी और रिसोर्सेस कम थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका ब्रिटिश जनरल के सामने कोई मैच ही नहीं होता है कि वो ज्यादा देर तक टिक पाते, ठीक है. देन द लिमिटेड रिसोर्सेज. अब अगर बात करें तो वेपन्स की बात करते हैं. द वेपन्स यूज्ड बाय द इंडियन रिबेल्स वेर द ट्रेडिशनल वेपन्स, भाला, तलवार, बट द सोल्जर्स और द ब्रिटिश आर्मी हैविंग सम लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड द वारफेयर वेपन्स. तो उन्होंने लेटेस्ट वेपन्स का यूज किया, जिसकी वजह से लिमिटेड संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेस होने की वजह से भी ये रिवॉल्ट आसानी से सप्रेस किया जा सका था. देन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड यूनिटी. मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया कि देयर इज अ लैक इन द कोऑर्डिनेशन एंड द कोऑपरेशन ऑफ यूनिटी अमंग द टेरिटरीज, द रूलर्स ऑफ द टेरिटरीज, द नेबरिंग
टेरिटरीज के जो रूलर्स थे, जो रिबेल्स थे, उनका आपसी जो सहयोग था, एक एकजुट था और जो यूनिटी होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं था। सो हैविंग नो सपोर्टिव मेजर्स विल बी टुक प्लेस एट दैट टाइम। तो कोई भी यूनिटी नहीं थी, कोऑर्डिनेशन नहीं था और कोई भी प्लानिंग नहीं थी, जिसकी वजह से एक इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन जो होना चाहिए था रिवॉल्ट की तरफ वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ और जिसकी वजह से ये फेल हो जाता है। एंड लैक ऑफ सपोर्ट, अगर देखें तो सबसे बड़ा जो फेलियर का रीजन वो है इधर, वो है लैक ऑफ सपोर्ट। अब लैक ऑफ सपोर्ट की बात करें तो जितने भी उस समय एजुकेटेड पीपल्स थे उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, मर्चेंट्स ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, डेक्कन्स के जो रीजन्स के लोग थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और जो आपके मध्यवर्गीय परिवार थे, जो कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे उन्होंने भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। और सबसे ज्यादा बड़ी बात, इसके पहले हमने ब्रिटिश पॉलिसीज में पढ़ी थी कि ऐसे जमींदार जिनको जागीर दी गई थी या टैक्सेशन कलेक्शन के लिए लगा रखा था वो बहुत ही लॉयल हो चुके थे टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स। तो उन जमींदारों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया इन रिबेल्स को, इन रिवॉल्ट्स 1857 में, जो कि आगे चल के एक बहुत ही बड़ा थ्रेट होता है और इसका नतीजा ये होता है कि रिवॉल्ट सप्रेस कर दिया जाता है। एंड द लास्ट वन इज द लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर देखें तो द डिफरेंट रिबेल्स और द which was led by the different regions, ये जितने भी रिबेल्स थे जिनके द्वारा ये रिबेल्स चलाया जा रहा था, रिवॉल्ट चलाया जा रहा था डिफरेंट पार्ट में, वहां पे उनका कॉमन गोल नहीं होता। दे हैव नो कॉमन गोल। हर कोई अपनी अपनी चीजों को लेकर और अपनी अथॉरिटी को लेकर लड़ने की कोशिश करता है। अगर मैं बहादुर शाह की बात करता हूं तो वो दिल्ली को कंट्रोल करना चाहता था। अगर मैं तात्या टोपे की बात करता हूं तो वो ग्वालियर के लिए थे और कुछ कानपुर के लिए थे, ठीक है। ये और रानी झांसी की बात करता हूं तो वो झांसी को लेकर लड़ रही थी। तो ये सारे रीजन्स क्या होते हैं, सब अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। और कहने की बात है फायदा भी अपना, अपने अपने खुद के अलग ऑब्जेक्टिव और खुद के अलग अलग गोल थे। अगर इन सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव या कॉमन गोल हुआ करता तो निश्चित तौर पर सफलता होती। अगर हम जैसे बात करते हैं एग्जांपल के तौर पर कि अगर 1905 के बाद, यानी कि आफ्टर द बंगाल डिवीजन ऑफ द बंगाल, सेपरेशन ऑफ द बंगाल, उसके बाद की जो रिवॉल्ट हमारे यहाँ चलता है या इंडिपेंडेंस के लिए फ्रीडम स्ट्रगल चलता है, वो सबका कॉमन गोल होता है। कॉमन गोल ये कि हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए। लेकिन 1857 की बात करें तो हर किसी का कॉमन गोल था ही नहीं, हर कोई अपनी प्रोविंसेस और अपने लिए कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ रहे थे। तो कोई भी एक कॉमन गोल या कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं था सारे लोगों का, और इनसपोर्टिव नेचर था, अनकॉपरेशन और अनकमांडिंग और अनप्लानिंग की वजह से ये रिवॉल्ट फेल हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट 1857 और द वार ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देन मूव टुवर्ड्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आफ्टर द रिवॉल्ट। तो इसका रिजल्ट क्या निकल कर सामने आया, यानी कि अब आप देखें कि ये फेल हो चुका है, सप्रेस कर दिया जा चुका है, अब है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 1857 रिवॉल्ट या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसको मैंने डिवाइड किया है इन द फेवर ऑफ द ब्रिटिशर्स, इन द फेवर ऑफ द इंडियंस, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड किया कि कुछ हद तक ये फायदेमंद होता है ब्रिटिशर्स के लिए, बहुत ज्यादा हद तक, और इंडियन के लिए कुछ हद तक फायदेमंद होता है। तो पहला है इसका एंड ऑफ द कंपनीज रूल, एंड ऑफ द कंपनीज रूल, ठीक है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड in 1858 after the suppression of the revolt 1857। तो 1857 के बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1858 में पास होता है, और इसमें क्या कहा जाता है कि द ट्रांसफर्ड द पावर फ्रॉम द हैंड ऑफ अ कंपनी टू डायरेक्टली टू द क्राउन ऑफ इंग्लैंड। यानी कि अगर देखें कि जो पावर है वो ट्रांसफर हो जाएगी कंपनी के हाथ से, कहां पर, टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंग्लैंड, यानी क्राउन के हाथ में। यानी कि गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है लंदन की, इंग्लैंड की, उसके हाथ में। यानी अभी तक इंडिया में जो रूल कर रही थी वो कंपनी रूल कर रही थी, लेकिन अब जो ट्रांसफर ऑफ पावर होगी वो किसके हाथ में चली जाएगी, डायरेक्टली द पार्लियामेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। तो पहला ही हो गया। देन इसी के अंडर मैं आपको बता रहा हूं, देन कंपनी
क्या करेगा कि कंपनी का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको डिसॉल्व कर दिया गया, यानी कि इसके पहले जो कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल चल रहा था वो उसको हटा दिया गया एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटा दिया गया और अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द रिमूविंग ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ कोर्ट एज वेल एज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, यानी अब कंपनी से पूरी की पूरी पावर का ट्रांसफर अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में हो जा रहा है एंड द सेक्रेटरी या ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा। और ये जो सेक्रेटरी जिसको अपॉइंट किया जा रहा है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होगा एज वेल एज वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ अकाउंटेबल होगा। ही हैज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट एज वेल एज हिज सैलरी विल बी गिवन नॉट बाय द रेवेन्यू कलेक्शन बाय द इंडिया बट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, या ब्रिटिश से उसको सैलरी मिलेगी सेक्रेटरी को। ठीक है, एंड दिस थर्ड वन इज द गवर्नर जनरल इज अ टाइटल दैट वाज चेंज इनटू द वाइसरॉय। तो अभी तक जिसको हम गवर्नर जनरल के नाम से जानते थे अब उसको पोस्ट को बदलकर क्या कर दिया गया, वाइसरॉय कर दिया। एंड वी नो द लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला वाइसरॉय कौन बना, कैनिंग। ठीक है, देन द सेकंड वन इज, ये आपका हो गया एंड ऑफ द कंपनीज रूल। अब अगर सेकंड रीजन की बात करें तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। तो मैंने इसके पहले आपको वीडियो में बताया था कि द रेशियो बिटवीन द इंडियन सिपाहीज एंड यूरोपियन सोल्जर्स वाज 5:1। तो पहले जो रेशियो था दोनों के बीच में 5:1 था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकी संख्या ज्यादा थी इनके नंबर में और रिवॉल्ट करने के लिए ये क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं कि हाँ हम रिवॉल्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या करते हैं कि इनकी जो रेशियो है वो हटाकर 2:1 कर दी जाती है। 2 इंडियन हो जाएंगे और आपके 2:1 का रेशियो जो है यूरोपियन का हो जाएगा। तो यूरोपियंस जो थे अब पहले कितने थे, 48,000 ऑलमोस्ट, अब उनको बढ़ाकर इंक्रीज करके 65,000 कर दिया गया। ठीक है, तो ये यूरोपियंस के सिपाहीज या सोल्जर्स की संख्या हो गई। एंड अगर इंडियंस की बात करें तो दिन की थी 2,38,000 ऑलमोस्ट। ठीक है, 2,38,000 अब उनको घटाकर 1,48,000 कर दिया गया। तो ये नया रेशियो उन्होंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो 1,40,000 कर दिया गया। तो आर्टिलरी और जो वेपन्स का कंट्रोल है वो डायरेक्टली अब किसके हाथ में, यूरोपियंस के हाथ में। ऐसा बोला गया इस एक्ट में कि अब जो वेपन्स का और आर्टिलरीज का कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, वो किसके हाथ में होगा, डायरेक्टली इन द हैंड्स ऑफ द यूरोपियंस। अब वहां पर इंडियंस के हाथ में ये सरचार्ज नहीं दिया जाएगा। एंड दे हैव रिक्रूटेड द इंडियन सोल्जर्स इन द डिफरेंट कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन। अब इंडियन सिपाहीज या इंडियन सोल्जर्स का जो रिक्रूटमेंट ब्रिटिश आर्मी में होगा वो अलग अलग रिलीजन, अलग अलग क्रीड, सोसाइटी, कास्ट से होगा, कलर से होगा, यानी कि इनके बीच में यूनिटी बिल्कुल भी ना की जा सके। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वो क्या कर रहे हैं, अब वो अब डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देन अब आफ्टर 1857 द ब्रिटिश मिलिट्री पॉलिसी अब कैसी हो गई, 1857 के बाद जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी हो गई वो कैसी हो जाएगी, बाय द गाइडेड ऑफ द स्पिरिट ऑफ कॉशन एंड डिस्ट्रस्ट, यानी कि अब बहुत ही फूंक फूंक के कदम और कॉशन के साथ ये कदम उठाएगी और किसी के ऊपर विश्वास ना करते हुए, यानी यहाँ पे इंडियंस की बात आ रही है तो इंडियन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट ना किया और जितनी भी अथॉरिटी और जितनी भी पावर्स थी अब वो ट्रांसफर होके यूरोपियंस के हाथ में आ जाएगी और कंपनी को दूर करके कंपनी की सारी पावर अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में आ जाएगी, द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। देन द नोवेल, अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजाबेथ की। नोवेल प्रोमिसेस होगा, नोवेल प्रोमिसेस मेड टू पीपल ऑफ इंडिया। तो ऊपर की जो चीज थी मैंने आपको बताई वो फेवरेबल कंडीशन थी किसके लिए, ब्रिटिश के लिए। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ नोबेल प्रोमिसेस जो कि किया गया, क्वीन विक्टोरिया उस समय थी, क्वीन विक्टोरिया इशूड अ प्रोक्लेमेशन इन 1858 ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी एक घोषणा की। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया उस समय इंग्लैंड की जो क्वीन थी वो विक्टोरिया थे, उन्होंने क्या घोषणा की कि अब देखिए कि 1 नवंबर 1858 का समय होता है
जब इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग उनके इस प्रोक्लेमेशन को अनाउंस करता है। और वो प्रोक्लेमेशन क्या है? पहला कि ब्रिटिश एक्सपेंशन अब प्रोहिबिटेड होगा। तो जो ब्रिटिश एक्सपेंशन पर अब रोक लगा दी गई, तो ब्रिटिश ये हो गया कि अब ब्रिटिश जो आर्मी है या ब्रिटिश जो है रूल्स जो करेंगे यहाँ पर, वो एक्सपेंड नहीं करेंगे अपनी टेरिटरीज को, कंक्वर नहीं करेंगे दूसरे में। तो पहला ये बोला गया। और अब बिल्कुल भी द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन वुड नॉट इंटरफियर इन द बेसिस ऑफ द सोशियो रिलीजियस एस्पेक्ट्स इन द इंडियंस। तो भारतीयों के जो ट्रेडिशनल लाइफ है या भारतीय या इंडियंस के जो सोशियो और रिलीजियस एस्पेक्ट्स है, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। यानी इसको कहें तो पॉलिसी ऑफ नॉट इंटरवेंशन को आगे जारी रखने की बात कही गई। यानी कि उनके जो जाति मामले हैं, जो सामाजिक और धार्मिक जो मामले हैं, उनके में बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करना। और आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी इंडियंस को भी पार्टिसिपेशन मिलेगा, उनको भी अलाउ किया गया कि वो भी अब इस एग्जामिनेशन में बैठेंगे। और अब यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और ऑन द बेसिस ऑफ द एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन वहां पे उनको रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द बर्थ, क्रीड, कलर एंड कास्ट। इसको सबको डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट्स को हटा दिया गया और ऑन द बेसिस ऑफ द एलिजिबिलिटी एंड द क्वालिफिकेशन दे हैव बीन इलेक्टेड। ओके, देन द फोर्थ वन इज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। नाउ हियर ये भी अगर देखें तो ये जो पॉलिसी है, इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ये भी ब्रिटिश के फेवर में जाती है। तो 1857 से अब ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया था कि ना केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम भी एक साथ मिलकर 1857 में उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे और रिवॉल्ट को आगे बढ़ाया था। तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अब हमारी पॉलिसी जो बेसिकली मेन डिपेंडेंट होनी चाहिए वो डिवाइड एंड रूल पर होनी चाहिए। अब हमें ये जो दो रिलीजन्स हैं इनको डिवाइड करना होगा और तब जाके रूल हम आसानी से कर पाएंगे। देन आफ्टर 1857 the main consequences which was led by its policy as to divide and rule between the religions on the basis of the religions in India, the Hindu and Muslim. So dear students, ये तो मैंने आपको बताया कि किस कौन कौन से आपके फेलियर थे और कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस इसके आगे होते हैं। देन मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट पार्ट में बना रहा था तो उसमें मैंने आपको ये बताया कि what was the nature of the revolt. Now if you talk about the nature of the revolt, so we have the different philosophers. तो एक तो जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं उनका क्या कहना है और जो दूसरे या अदर्स जैसे इंडियन फिलोसोफर्स हैं उनका क्या कहना है, चाहिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कुछ लोग का क्या मानना है कि क्या ये वास्तव में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, या कुछ ये मानते हैं कि केवल ये ओनली सिपाही म्यूटिनी थी, और कुछ ये मानते हैं कि ये दो धर्मों के बीच में एक रिवॉल्ट था, ये युद्ध था। आइए देखते हैं। तो वी हैव द सम वेस्टर्न फिलोसोफर्स एट फर्स्ट जिन्होंने इसको इसके नेचर के बारे में क्या कहा है कि वास्तव में ये क्या था। तो पहले हमारा है L.E.R. रॉज। तो according to L.E.R. रॉज he written that it is the revolt of religious blinds against the Christians। तो ये धर्मांधों यानी धर्म को अंधे होके जो मानते हैं लोग, यानी बेसिकली उनका मतलब था इंडियंस। तो इंडियंस का क्रिश्चियंस के खिलाफ जो है ये एक रिवॉल्ट था, यानी दो धर्मों के बीच की आपस की लड़ाई, इसको L.E.R. रॉज ने कहा। देन सेकेंड इज T.R. होम्स। सो T.R. होम्स के अकॉर्डिंगली ये क्या था, इट वाज अ रिवॉल्ट बिटवीन द बारबेरिज्म एंड सिविलाइजेशन, यानी ये बर्बरता और सभ्यता के बीच में एक युद्ध था। बर्बरता, यहाँ पे बारबरिज्म का जो वर्ड का यूज किया गया है वो इंडियंस के लिए यूज किया गया है कि इंडियंस क्या थे, वो बर्बर थे, उनको कुछ पता नहीं था कि सभ्यता और सिविलाइजेशन, कल्चर या ट्रेडिशन क्या होता है। तो ये इंडियंस और सिविलाइजेशन सुसभ्य, यानी कि वहां पे जो इन्होंने क्या कहा कि ये जो आपके ब्रिटेन्स थे, ये ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियंस थे, ये बहुत ही सभ्यता थी, इनमें सुसभ्य थे, तो इनके बीच में ये लड़ाई थी। देन जेम्स क्वाड्रम और टेलर ने क्या कहा, इसको नाम दे दिया हिंदू और मुस्लिम्स की कॉन्स्पिरेसीज थी, यानी कि ब्रिटिश के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों का जो कॉन्स्पिरेसी, जो षड्यंत्र था, उसको हम इसको बोला गया। देन अगर आगे बात करें तो लॉरेंस और सीले ने क्या कहा कि इट इज द सिपाही म्यूटिनी। लॉरेंस और सीले ने कहा कि ये सिपाही म्यूटिनी थी। एंड R.C. मजूमदार ने क्या कहा कि ना तो ये पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ना ही ये नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, और ना ही ये इंडिपेंडेंस वॉर था, स्वतंत्रता स्ट्रगल था, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था।
तो सारे के सारे ये मजूमदार ने और सीले ने, टेलर ने, ये कुछ ऐसे वेस्टर्न आइडियोलॉजी और वेस्टर्न फिलोसोफर्स हुए जिन्होंने ये कहा। चलिए अब बात करते हैं अदर्स की। तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इसके नेचर को कुछ डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब किया। उसमें पहला नाम आता है वीडी सावरकर। तो वीडी सावरकर ने इसको नेचर के बारे में कहा, इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑल्सो इट वाज द वेल प्लान्ड इंडिपेंडेंस वॉर। ये एक वेल प्लान्ड, सुनियोजित प्लानिंग के साथ की गई एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। एंड ऑल्सो अशोक मेहता और डिजरेली, एक और नाम आता है डिजरेली। अशोक मेहता एंड डिजरेली ने इसको कहा कि इट वाज द नेशनल रिवॉल्ट, ये राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा गया एक विद्रोह था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ। सो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द सेशन टुडे in which we have discussed the consequences, the failure of the revolt and the nature of the revolt. So you have to go through all the videos, ठीक है, related to this chapter and make your concept clear. So I'll be coming back with a new topic later terms. Till then, take care and bye bye.